दिल्ली फसादात से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की तफ्तीश और जांच को लेकर सवाल उठते रहे। ऐसे ही एक मामले में 15 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराने वाले हाशिम अली के बेटे को कड़कड़डुमा अदालत से कब्ल अज़वक्त गिरफ्तारी जमानत लेनी पड़ी है। ये घर 15 दंगाइयों के खिलाफ नामजद शिकायत करने वाले हाशिम अली और उनके बेटे का है। मामले की नज़ाकत और इंतजामिया के दबाव के चलते हाशिम अली और राशिद कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं थे। हाशिम अली इसी मदीना मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। मस्जिद को 25 फरवरी 2020 को हुए फसादात में आग लगा दी गई थी। 3 महीने पहले ही मस्जिद में मरम्मत और रिनोवेशन का काम मुकम्मल हुआ है। मस्जिद आगजनी मामले में 15 लोगों के नाम लिखे गए थे। न्यूज़ 18 की टीम जब हाशिम अली और उनके बेटे से बात करने यहाँ पहुंची तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। इसी मामले में मुलजिम बनाकर जेल भेजे गए अबू बकर ने बताया कि किस तरह इस मामले में शिकायत करने वाले को ही मुलजिम बनाया गया है और गिरफ्तार भी किया गया। ये चर्चित इसलिए है कि जो यहाँ पे अगजनी वाले दंगाई थे, जिनके नाम की हमने FIR दर्ज कर रखी थी, जिनके नाम का हमने प्रशासन को रिकॉर्ड दे रखा था कि दंगा फैलाने के आरोपी यही हैं और इन्होंने ही अगजनी करी है, तो प्रशासन ने उन्हें अरेस्ट करने की बजाय उन्हें अरेस्ट कर लिया जिनके घर में लूट हुई थी, जिनके घर में आग लगी थी, जिनका नुकसान हुआ था। प्रशासन ने उनको अरेस्ट कर लिया। दिल्ली फसादात के मुतासरीन में शामिल ये कुर्बान है। इनके घर को भी आग लगा दी गई थी और लूटपाट की गई थी। कुर्बान बताते हैं कि हाशिम अली और उनका खानदान किस मुश्किल में है। हम जब अपने घर से चले गए थे 25 की रात को, उसके बाद में हमारे घर में आग लगाई गई, तो हम ऐसे किसका नाम लेते जब हमें पता ही नहीं किसने आग लगाई है। अब बाहर से कुछ दंगाई आए हुए थे, लोग कहते हैं कि उन्होंने आग लगाई, हमने रोकने की भी कोशिश करी। अब हमारी गली में सिर्फ 3 मकान में आग लगी थी। एक हमारी गली के कोने पे मेडिकल स्टोर था, वो हमारे घर में, और एक हमारे सामने वाले में, और 1-2 घर में लूट हुई थी हमारी गली में। बाकी इतना नुकसान हुआ लोगों का। अब जिसने देखा उसने नाम दर्ज FIR करी, अब जिसने नहीं देखा वो नाम दर्ज कैसे करा दे किसी का। अब बेवजह कोई शरीफ इंसान फंस जाए उसमें। दरअसल हाशिम अली की शिकायत को नरेश नामी शख्स की एक दूसरी FIR के साथ जोड़ा गया था। इस FIR के तहत दिए गए बयान में हाशिम अली के बेटे राशिद को भी दंगाई बताया गया था। पुलिस राशिद को गिरफ्तार करना चाहती थी, जिस पर अदालत ने रोक लगाई है। 3 महीने के बाद पुलिस ने कोर्ट को ये कहा आकर कि साहब ऐसा है कि हमने इस 3 महीने में जो पूछताछ करनी है वो सब हमने कर ली है और इसलिए अब हमें इनको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बयान को रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने पुलिस को ये डायरेक्शन दे दिया है कि अगर आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत आप समझते हैं कि फ्यूचर में पड़ेगी तो आप उनको नोटिस देंगे 1 हफ्ते का, ताकि इस बीच में वो फिर अगर कोर्ट जाना चाहते हैं तो चले जाएं, और उनके ही स्टेटमेंट पर उसको प्रोटेक्शन ग्रांट कर दिया। ये पूरा मामला FIR और क्रॉस FIR का है। इस मामले में हाशिम अली चश्मदीद गवाह हैं और अर्जी गुजार भी, और हाशिम अली और उनके खानदान पर इंतजामिया का दबाव होना यकीनी है। करावल नगर पुलिस थाने और दिल्ली पुलिस की लापरवाही का ये वही मामला है जिसमें एक ACP समेत 2 पुलिस वालों का डिमोशन कर दिया गया। दरअसल हाशिम अली ने जो कंप्लेन की थी उसको दूसरी कंप्लेन के साथ जोड़ा गया था और उस कंप्लेन में आए बयान की बुनियाद पर हाशिम अली को ही अरेस्ट कर लिया गया था। अब हाशिम अली को उस मामले में अपने बेटे की जमानत करानी पड़ी है। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के कॉमन सिविल कोड के बारे में दिए गए रिमार्क्स पर एतराज जताया है। बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने कहा कि हमारा मुल्क मजहब और जात पात से बालातर है, फिर आइन में भी पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लिहाजा अदालत को इस तरह की कोई राय नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी मुल्क के बेशतर अफराद मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये गलत है कि हमारा देश जो है वो धर्म और जाति से ऊंचा हो चुका है। अभी भी देश की अक्सरियत धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती है और धर्म के उसूलों पर ही अमल करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, देश का जो संविधान है,
उसमें भी ये बात साफ तौर पे कही गई है, जिसमें देश के ट्राइबल्स को, खासतौर से मीज़ो और कुकी ट्राइबल्स को ये आश्वासन दिया गया है आर्टिकल 371 में कि देश का लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो उनके फैमिली लॉज को सुपरसीड कर सके। इसलिए हमारा ख्याल ये कि इस तरह की टिप्पणी कोर्ट को नहीं करनी चाहिए कि देश जो है वो धर्म, जाति से और मज़हब से ऊपर उठ गया है। जहाँ तक धार्मिक लॉज हैं वो इंसानों के अकीदे से उनका ताल्लुक़ है। जिंदा कौमें न सिर्फ अपने तारीखी विरसे को संभाल कर रखती हैं बल्कि तारीख साज शख्सियत के कारहाय नुमाया की रोशनी में अपने मुस्तकबिल की राहें भी हमवार करती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली खातून चांसलर और रियासत भोपाल के आखिरी खातून फरमारवा नवाब सुल्तान जहां को फरामोश कर दिया गया। नवाब सुल्तान जहां की विलादत 9 जुलाई 1858 को भोपाल में हुई और इंतकाल 12 मई 1930 को भोपाल में ही हुआ। नवाब सुल्तान जहां दीदा खातून थी, 1919-26 तक रियासत भोपाल की हुक्मरां रहने के साथ उन्होंने रियासत की हमाजहत तरक्की के साथ तालीम के मैदान में जो कारहाय नुमायां अंजाम दिए हैं, इन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने सर सैयद अहमद खान के तालीमी तहरीक के मिशन की आबियारी की। उन्होंने अलीगढ़ में सुल्तान जहां मंजिल सुल्तानिया हॉस्टल की तामीर के साथ अपने बेटों अब्दुल्ला खान और नसरुल्लाह खान के नाम से हॉस्टल भी तामीर करवाए। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की न सिर्फ पहली खातून चांसलर थी बल्कि ताहयात चांसलर रहीं। इनके बाद इनके फर्जंद नवाब हमीदुल्लाह खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे पर फाइज रहे। लेकिन अफसोस आज इनकी यौम विलादत पर इन्हें याद करने वाला कोई नहीं। न्यूज़ 18 की टीम जब सूफिया मस्जिद इनकी मज़ार पहुंची तब लोगों को मालूम हुआ कि जिस खातून ने भोपाल की तामीर और तरक्की और इल्मी जिहाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे याद करने वाला कोई नहीं है। अफसोस की बात यह है कि नवाब सुल्तान जहां बेगम सन 1858 में पैदा हुई और उन्होंने बहुत से ऐसे कारनामे किए जो ख़ास तौर से तालीम में, उनका दौर तालीम हिसाब से जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और दूसरे के जितने भी उस ज़माने के तालीमी अदारे थे, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम सब भूले हुए हैं उन्हें। जितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, अदब से भी उनकी उतनी गहरी दिलचस्पी थी। एडमिनिस्ट्रेशन के हालत तो उनके जो किताब है ज़रूरतुल आहीन, उनका सफ़रनामा हज, उसमें आप देखिए कि हज में जाने से पहले उन्होंने जो अपने यहाँ तमाम अहकामात जारी किए थे वो किस कदर बलीग थे। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ही इस तरह से तमाम अख्तियारात को तकसीम करते हुए हिदायत जारी करना, ये बहुत बड़ी बात थी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भोपाल को और ये शर्फ हासिल है कि इतनी काबिल तरीन ख़ातून भोपाल की नवाब रहीं, जिन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी और चांसलर रहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, और पहली और आखिरी तारीख़ में उनके बाद फिर ना कोई ख़ातून भी नहीं आई उसके बाद, और इनकी खिदमत को, बेगम साहब की खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता था। नवाब सुल्तान जहां बेगम भोपाल रियासत की आखिरी खातून फरमारवा। यहाँ की शाही औकाफ एक डिपार्टमेंट है, पूरा शोबा है जो तमाम चीज़ों की देखभाल करता है, लेकिन शाही औकाफ को भी इस बात की फ़िक्र नहीं है कि आज की दिन की अहमियत को देखते हुए सुल्तान जहां बेगम की हयात व खिदमत को याद किया जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर साबिक सीएम कमलनाथ के जरिए ट्वीट करके शिवराज सिंह हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने और फिर SC/ST के मसाइल को लेकर गवर्नर छगन भाई मंगूभाई पटेल से मुलाकात पर सियासत छिड़ गई है। कमलनाथ ने रियासत में SC/ST की ज़बूहाली और OBC के 27% रिजर्वेशन के नफाज में ताखीर के लिए शिवराज सिंह हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बीजेपी ने जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस को लड़ाने और गुमराह करने वाली पार्टी से ताबीर किया। अभी भेंट करी, उन्हें अवगत कराया कि हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति SC/ST कितने असुरक्षित हैं। कितनी घटनाएं हुई हैं ये देश के इतिहास में नहीं हुई। राज्यपाल जी ने ट्राइबल्स के बीच में समाज सेवा का काम किया है, उनको अनुभव है समाज सेवा का।
तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका प्रयास रहे, आपकी प्राथमिकता रहे कि हमारे SC ST प्रदेश के सुरक्षित रहे। केवल लड़ाना, जाति से जाति को भिड़ाना और लोगों को गुमराह करना, यही इनका सगल है और यही इनकी फितरत है, जो केवल और केवल इसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दरअसल इन्होंने कभी कहीं किसी तौर पर भी पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं किया और यही कारण है कि पिछड़े वर्ग के सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक देश में भारतीय जनता पार्टी के हैं और आज़ादी के बाद में मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा OBC वर्ग के मंत्री बनाने का काम भी भाजपा ने किया है। कुर्बानी के नाम पर लोगों को धोखा देने का बाजार गर्म है। लोग तहकीक करने के बाद जानवरों की कुर्बानी दें। कर्नाटक के जमीयत उलमाए हिंद के नायब सदर मौलाना शमीम सालिक ने बेंगलुरु में ये बात कही। वजह है कि पिछले चंद सालों में गैर मतलूबा कुर्बानी के नाम पर अवाम के साथ धोखाधड़ी के मामलात सामने आए हैं। कि जब किसी को हम कुर्बानी का पैसा हवाला करते हैं तो वो देखें कि वो अमीन है या नहीं, कहीं ख़यानत करने वाला तो नहीं है। अगर अमीन है और मुख्तलिफ़ ज़राई ब्लॉग से मुसद्दक़ है, मुहक्क़क़ है, तहक़ीक़ हो चुकी है कि ये तक़वा तहारत के साथ गैर मतलूबा कुर्बानी देते हैं, तो कुर्बानी देने वाले ज़िम्मेदार हज़रात पे ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के हवाले कुर्बानी की रकम अदा करें। मगर वो लोग जो कई सालों से पकड़ में आ गए हैं कि धड़ल्ले से ये लोग गैर मतलूबा कुर्बानी के उन्वान पे पैसा लेते हैं और जहाँ कुर्बानी देते हैं वहाँ तहक़ीक़ की गई तो पता चला जितनी कुर्बानी की रकम ली जाती है उस तरह वहाँ उतनी कुर्बानी वो लोग अदा नहीं करते। कोरोना वबा के सबब मारूफ शायर और नगमा निगार बशर नवाज की 7वीं बरसी बड़ी खामोशी से गुजर गई। 9015 को बशर नवाज ने दाइए अजल को लब्बैक कहा था। औरंगाबाद शहर में न कोई अदबी तकरीब हुई और न ही कोई क्लासिकल प्रोग्राम। तहाँ महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी ने बशर नवाज को अपने मुनफरिद अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। अकादमी ने बशर नवाज पर खुसूसी मैगजीन शाये किया है। इम्कान नामी इस खुसूसी शुमारे में तकरीबन 20 से ज़ायद मज़ामीन की मदद से बशर नवाज की शायरी पर रोशनी डाली गई। मारूफ शायर खान शमीम खान और बशर नवाज का तकरीबन 4 दहों से ज़्यादा साथ रहा। खान शमीम ने एक नज़्म बशर नवाज की नज़र की थी जिसका उन्वान था वो एक कमरा। एक तरह से यह नज़्म बशर नवाज के अदबी ज़ौक़ की तर्जुमानी करती है। मेरे इल्म में नहीं है कि गालिबन किसी अदबी रिसाल ने स्पेशल इतना ज़ख़ीम और इतना खूबसूरत शुमारा जो है बशर नवाज की ज़िंदगी में शाये किया हो। हाँ, ये बात मैं कहता हूँ कि इंतकाल के बाद जो है जिस तरह से मराठी अंग्रेज़ी अखबार ने उनकी खिदमात का एतराफ़ किया था, सराहा था और कुछ रसाइल जरात ने मज़ामीन भी शाये किए थे। वाकई ये उनकी अज़मत और उनके कारनामे, उनकी खिदमात का एतराफ़ हम कह सकते हैं। इसमें उस चीज़ की कमी मैं महसूस करता हूँ, इसमें ज़िक्र आना चाहिए था और अखबार तराशे कटिंग इसमें देना चाहिए था, शायद वो देना भूल गए हैं। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े शायर को याद किया। बशर भाई ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी कसीरुल अयाली में और जिम्मेदारियाँ पूरी घर की, वो मैं तो उनको बहुत बड़ा मर्द मुजाहिद समझता जिसने अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया और नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र की जानिब से तमाम सरकारी दवाखानों में जरूरतमंदों के लिए मुफ्त खून के जांच के लिए मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया के तहत चलने वाले सभी हेल्थ सेंटरों में सिर्फ 10 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के जरिए खून के नमूनों की जांच करा सकते हैं। प्लेटलेट, शुगर, थायराइड, रूटीन सीरम कैल्शियम और कई इस तरह के टेस्ट और खून के नमूनों की जांच की जाएगी। मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर को मिलने वाला पानी इंतहाई गंदा और लापरवाही के साथ भेजा जा रहा है। पानी भिवंडी के जिस प्रोजेक्ट स्टीम में साफ किया जाता है वहां गंदगी का अंबार है।
इस तरह थाने म्युनिसिपल कारपोरेशन शहरियों से टैक्स लेती है और इसके बदले में इन्हें गंदा पानी पिला रही है। टाइम के दौरे के बाद जो चीजें यहाँ पे काम नहीं करती, जो अति आवश्यक जरूरी है, थाने करके 25 लाख लोगों को जो पानी दिया जाता है, उनको स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बने। फिल्टर चालू नहीं है, सिस्टम बहुत जूना पुराना, पाइप पूरे लीकेज, बराबर पॉलीसिस्टम क्लोरोसाइड नॉट वर्किंग, CLF ड्रेनेज ब्रिज नॉट वर्किंग, फ्लैट मिक्स मोटर नॉट वर्किंग, ट्रांसफर्ड ऑयल लीकेज। और जितने भी कर्मचारी है 150 कर्मचारी यहाँ पे वॉलमैन और ये सब मिला के कोई उपलब्ध नहीं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 10 दिन से आए नहीं। मतलब थाने करके स्वास्थ्य से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। जो पानी देखा जा रहा है, आपने वो देखो ना फिल्टर पंप जो दिखाए, वो साल भर से वो ये तो बोल रहा है 2 महीना हुआ है, 22 फिल्टर में से 11 फिल्टर बंद है। तब्दीली मजहब के इल्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से उलमा की गिरफ्तारियों को लेकर मुल्क भर के उलमा में तशवीश पाई जा रही है। आज बाद नमाज जुमा तहरीक उलमा हिंद की जानिब से अमरावती जिला कलेक्टर के मार्फत वजारत दाखिला को मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें तहरीक उलमा हिंद ने वाज़ेह किया कि मुल्क का आइन हर शहरी को इसके मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर करने और किसी भी मजहब को इख्तियार करने की पूरी आज़ादी देता है। बावजूद इसके मुल्क में मजहब तब्दील कराने के इल्जाम में बेगुनाह लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने गिरफ्तारियों पर फौरी तौर पर रोक लगाने की अपील की। आज अमरावती कलेक्टर ऑफिस पर तहरीक उलमा हिंद के जिम्मेदारान ने कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है। हम ये मेमोरेंडम तहरीक उलमा हिंद के ज़िम्मेदारों ने हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दिया है कलेक्टर के मारिफत। अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश ATS के ज़रिए से धर्म परिवर्तन को लेकर जो गिरफ्तारियां हो रही है, हमारा मानना ये है और हमारे देश का संविधान, हमारे देश की संविधान की धाराएं ये कहती है कि हर भारतीय को अपना मज़हब इख्तियार करने और उस मज़हब पर आज़ादी के साथ में चलने की और उसके ऊपर अमल करने की आज़ादी है। यूपी के अंदर जो गिरफ्तारियां हो रही है धर्म परिवर्तन के नाम से और लव जिहाद के नाम से जो गिरफ्तारियां हो रही है, उस पर आज हमने अमित शाह जी को कलेक्टर साहब के मारिफत एक निवेदन दिया है और निवेदन के अंदर ये मांग की गई है कि जो लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। ईद उल अज़हा और कुर्बानी कोविड के दौरान किस तरह से मनाई जाए, इस मामले को लेकर मालेगांव पुलिस ने अमन कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद की थी, जिसमें पुलिस ने साफ तौर से यह कह दिया कि ईद की नमाज ईदगाह में नहीं हो सकती, सभी को अपने अपने घरों में नमाज अदा करनी होगी। कुर्बानी के ताल्लुक से पुलिस ने कहा कि कुर्बानी के लिए आम स्लॉटर हाउस खुले नहीं रहेंगे, ना ही बनाए जाएंगे, अपने अपने घरों में कुर्बानी करनी होगी। अमन कमेटी में मौजूद सभी अफराद ने पुलिस के राय से इत्तेफाक करते हुए कहा कि निहायत सादगी से और कानून के दायरे में रहते हुए ईद मनाई जाएगी। शांतता कमेटी की मीटिंग थी। इस मीटिंग के अंदर तमामी मेंबरान ने शिरकत की। हम अमन कमेटी के मेंबरान ने बात तय की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम बकरा ईद को अच्छे ढंग से मनाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई हुई है, 2 जुलाई को ही गाइडलाइन आई है। गाइडलाइन के चलते कोई भी शहरियान ईदगाह की तरफ रुख ना करें, अपने अपने घरों में ही नमाज अदा फरमाएं और जो भी कुर्बानियाँ होगी वो कुर्बानियाँ अपने अपने घरों में ही वो करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुमाली महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। शुमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज ने धुले, जलगांव, नंदविहार और शहादा के अहम शहरों का दौरा किया।
इस दौरे का मकसद MIM की ताकत बढ़ाना था और मकामी सतह पर जल्दी ही म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत और महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। इन इलेक्शन में MIM के उम्मीदवार खड़े करना है। उन्होंने बताया कि ग्राउंड रिपोर्ट या जमीनी सतह तक MIM पहुंच चुकी है। लोगों में पार्टी के ताल्लुक से अच्छा रुझान नजर आ रहा है। उनसे सवाल का कोई मूड नहीं है आपका। मुझे शुमाली महाराष्ट्र का दोबारा जब सदर मुंतखब किया गया तो मुझे जिम्मेदारियां भी और बढ़ा दी गई है। इस मरतबा मुझे ये तमाम जिम्मेदारियां दी गई है कि मैं वहाँ पर संगठन तो मजबूत करूँ ही करूँ और साथ ही साथ जो वहाँ के लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं उस पर मैं खुसूसी ध्यान दूँ और उसके एतबार से मैं शुमाली महाराष्ट्र में इस बात की तैयारी करूँ कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी ताकत के साथ जो है नॉर्थ महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन लड़े। इसी ज़िमन में मैं जो है शुमाली महाराष्ट्र के हर छोटे बड़े गांव, देहात, शहर, तालुका मैं जा रहा हूं और बज़ात खुद मैं जो है वहां के ज़िम्मेदारान से, जो मजलिस के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मिल रहा हूं और उनसे बात कर रहा हूं और आने वाले वक्त के लिए एक लाहे अमल तैयार कर रहा हूं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामलों की रोकथाम के लिए कानून वज़ा करने का मुतालबा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में वंचित अघाड़ी मोर्चे की क़यादत में मुख्तलिफ समाजी मिली तंजीमें सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक बिल का मसवदा तैयार कर लिया गया है और इसे रियासती हुकूमत को सौंप दिया गया है।